सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम इस माइंड मैप सेशन के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल यूनिट को, जिसका नाम है इकोलॉजी। और अब इस इकोलॉजी यूनिट की जो इंपॉर्टेंस है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि यहां से एक मोटा पार्ट जो है वो डिलीट हो चुका है। अब जाहिर सी बात है, इकोलॉजी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आ रहे थे पहले, अभी भी उतने ही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन सिलेबस कम हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है, उनसे अब ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे होंगे। इस चैप्टर के साथ एक ब्लंडर ये है कि पुरानी एनसीईआरटी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन दोनों के दोनों टॉपिक्स आपके गिवन थे, लेकिन नई एनसीईआरटी में सिर्फ पॉपुलेशन टॉपिक गिवन है, ऑर्गेनिजम्स टॉपिक नहीं गिवन है। लेकिन नीट के सिलेबस में ऑर्गेनिजम्स का भी जिक्र है। तो हम लोगों को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है मेरे दोस्त, हम लोगों को बाबूराव की स्ट्रेटजी ऑप्ट करनी है। बिना रिस्क के हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन दोनों की डिस्कशन कर रहे होंगे, जिससे हमारा चैप्टर एकदम कॉन्क्रीट वे में क्लियर हो जाए। कोई भी क्वेश्चन चाहे ऑर्गेनिज्म से उठ करके आए, चाहे पॉपुलेशन से उठ करके आए, हम उसे बढ़िया तरीके से मार्क कर पा रहे हों, बढ़िया तरीके से हम 4 नंबर ले पा रहे हों। यह हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमारे हस्तलिखित माइंड मैप्स जो हैं, सिर्फ 2.5 पेजेस के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर करा दूंगा। एक एक चीज आपकी टिप्स पे हो जाएगी। लेकिन बिफोर मूविंग ऑन टू दिस चैप्टर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन द नेम ऑफ दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर का प्रोटोगेटिव क्या है, इस चैप्टर में हमको सीखना क्या है। तो 2 शब्द आते हैं इस चैप्टर के नाम में, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। तो ऑर्गेनिजम्स आपको अच्छे तरीके से पता है, आप भी एक ऑर्गेनिज्म हो। ऑर्गेनिज्म मतलब एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। जैसे आप एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है, मेरे पास एक कॉकरोच है लेट से, तो वो एक इंडिविजुअल कॉकरोच है। मेरे पास एक मस्क्यूटो है तो वो एक इंडिविजुअल मस्क्यूटो है। मेरे पास एक हाउस फ्लाई है तो वो एक इंडिविजुअल हाउस फ्लाई है। लेकिन जब ये इंडिविजुअल्स खुद जैसे और इंडिविजुअल्स के साथ एक झुंड बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। यानी कि पॉपुलेशन क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स जो आपस में ब्रीड करके नए बच्चे पैदा करें और बच्चे पैदा करें, इसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मेरे गांव में कितनी भैंसें हैं, तो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, एरिया क्या है, मेरा गांव, मैंने एरिया स्पेसिफाई कर दिया और मैं सिर्फ भैंसों को काउंट कर रहा हूं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सिर्फ भैंस और उसका जो मेल वर्जन है उसको मैं काउंट करूंगा। यानी अल्टीमेटली एरिया मेरा स्पेसिफाइड है, स्पीसीज मेरी स्पेसिफाइड है, मेल फीमेल दोनों को मैं यहां पर काउंट कर लूंगा। दिस इज गोइंग टू बी अ पॉपुलेशन। सिमिलरली मैं कह रहा हूं मेरी पूरी डिस्ट्रिक्ट में कितने ह्यूमन बींग्स हैं, तो मैं सारे के सारे ह्यूमन बींग्स को काउंट करूंगा जो कि एक डिस्ट्रिक्ट में समाये हुए हैं। तो एरिया स्पेसिफाई हो गया और ह्यूमन बींग्स यानी आपकी स्पीसीज स्पेसिफाई हो गई। तो ये ह्यूमन बींग्स जो है, मेल और फीमेल आपस में ब्रीड कर सकते हैं और नए बच्चे पैदा कर सकते हैं, यानी इनको आपस में इंटरकोर्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। दीज आर द मीनिंग्स ऑफ दीज 2 वर्ड्स। तो इकोलॉजी जो है, ये एक नई ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसकी स्टडी आज हम शुरू कर रहे हैं, जिस यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाम से ही सारी चीजें स्पेसिफाई हो जाती हैं। जैसे बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सिमिलरली इकोलॉजी, तो किस चीज की स्टडी करेंगे हम लोग यहां पर, इको की। इको कम्स फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड ऑइकोस, जिसका मतलब होता है होम, यानी घर। यानी आप अपने घर की ही स्टडी कर रहे हैं। अपने घर की स्टडी मतलब अपनी हैबिटेट की स्टडी, जहां पर आप रहते हैं। तो आपके आसपास कई सारे ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। लेट्स से अगर मैं अपनी सोसाइटी का ही रेफरेंस लूं, तो मेरी सोसाइटी में घासें भी उगी हुई हैं, वो भी तो आपके प्लांट्स हैं। बड़े बड़े पेड़ भी उगे हुए हैं, छोटी छोटी झाड़ियां भी उगी हुई हैं, आपके हेज प्लांट्स भी उगे हुए हैं। उसके अलावा अगर आप देखो तो काफी सारे कीड़े मकोड़े भी देखने को मिलते हैं। काफी सारे लोगों ने पेट भी रखे हुए हैं, ह्यूमन बींग्स तो काफी सारे हैं ही। तो एक इलाके में, एक हैबिटेट में अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो होते ही हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स भी होते हैं। भैया, प्लांट को खाना बनाने के लिए सनलाइट भी चाहिए, एक प्रॉपर टेम्परेचर भी चाहिए, प्रॉपर सॉइल भी चाहिए, प्रॉपर ग्राउंड वाटर भी चाहिए। तो अल्टीमेटली देयर आर अ लॉट ऑफ नॉन लिविंग फैक्टर्स, जिनको हम लोग अबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। और लिविंग फैक्टर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, फंगस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये भी क्या करते हैं, आसपास प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं सारे की सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स की इंटरेक्शन को आप लोग पढ़ते हैं एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में, जिसे हम कहते हैं इकोलॉजी। और ये टर्म दी थी हेकल भाई साहब ने। यानी हमारे आसपास जितने भी अबायोटिक फैक्टर हैं, चाहे लाइट हो, टेम्परेचर हो, वाटर हो या सॉइल हो, इन सब को हम लोग इंटरेक्ट करते हुए देख रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्रोटिस्टा हो, फंगस हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो। इन सब की इंटरेक्शंस को, ये आपस में कैसे मेलजोल बढ़ाते हैं, इसको हम लोग इकोलॉजी में स्टडी करते हैं।
तो इकोलॉजी के कई सारे लेवल्स हैं मेरे दोस्त। इन लेवल्स को एक एक करके हम लोग सिंपल से एडवांस की तरफ लेकर चलते हैं और प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो लेवल है वो है हमारे चैप्टर का पहला वर्ड, दैट इज ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी। अगर समझ लीजिए ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी की आप बात करें तो नाम से आपको क्या पता लग रहा है कि आप एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। समझ लीजिए मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, ऑब्वियसली हूं ही, तो मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं ना, मैं एक इंडिविजुअल हूं। तो अगर आप मेरे ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेरी बॉडी को काट करके आप मेरे सिस्टम्स के बारे में, मेरी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हैं। तो अगर आप एक इंडिविजुअल पे रिसर्च कर रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आप उसकी फिजियोलॉजी को समझ रहे हैं, इसलिए इस ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी को फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी भी कहा जाता है। और समझ लीजिए मुझ में बाकी ह्यूमन बीइंग से अगर कुछ थोड़ा सा अलग है, मैं हल्का सा अडेप्टेड हूं, मेरे अंदर कोई नया फीचर है, तो उस नए फीचर की भी स्टडी आप कर सकते हैं, यानी अडेप्टेशंस की स्टडी भी आप कर सकते हैं। और वो अडेप्टेशन मुझे हेल्प करेगी सर्वाइवल में भी, जिससे कि मैं थोड़ा ज्यादा जिंदा रह सकूं, एंड सेकेंडली मुझे हेल्प करेगी रिप्रोडक्शन में भी, क्योंकि जब मैं रिप्रोड्यूस करूंगा तो जो नए बच्चे पैदा होंगे वो मेरी जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो इस दुनिया में टिके रहना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी स्पीसीज को भी निरंतर बढ़ाते रहना और नए नए बच्चे पैदा करते रहना भी इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स वाई कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मुझे हेल्प करेंगी, कुछ ऐसी अडेप्टेशंस होंगी जो मुझे हेल्प करेंगी मेरे सर्वाइवल में और रिप्रोडक्शन में, इनकी स्टडी भी मैं करूंगा मेरे अंदर ही रिसर्च करके, एज वेल एज मेरे को मेरी पूरी फिजियोलॉजी भी समझ में आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी या फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। अगले लेवल पे जब आप बढ़े तो आप पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करते हैं। अभी मैंने आपको पॉपुलेशन की डेफिनेशन बताई, भाई मैंने एक ह्यूमन बीइंग की अगर बात की तो ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी है, लेकिन एक इलाके में, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जितने भी आपके ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनको अगर मैं काउंट करूं तो ये क्या पॉपुलेशन बना लेंगे। और ये आपस में इंटरब्रीडिंग करके, आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करके क्या नए बच्चे पैदा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब मैं एक इंडिविजुअल पे रिसर्च कर रहा था, दैट इज इंडिविजुअल इकोलॉजी या ऑर्गेनिज्मिक इकोलॉजी या फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, जब मैं एक इलाके में पाए जाने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स, एक स्पीसीज के, उन पे रिसर्च कर रहा हूं। चाहे मैंने डॉग को पकड़ा तो सारे डॉग पे रिसर्च कर रहा हूं, कैट को पकड़ा सारी कैट पे रिसर्च कर रहा हूं, ह्यूमन को पकड़ा सारे ह्यूमंस पे रिसर्च कर रहा हूं, दैट इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। देन आती है आपकी कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी मतलब एक इलाके में पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग स्पीसीज के ही क्यों ना हो, उन सब को मिला करके हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी सोसाइटी है, तो मैंने आपको बताया यहां पर घासें भी हैं, यहां पर बड़े बड़े पेड़ भी हैं, श्रब्स भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं, ह्यूमंस भी हैं, डॉग्स भी हैं, कैट भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक इलाके में पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी बायोटिक चीजें हैं, इन सब को मिला करके मैं कम्युनिटी कहता हूं। फिर आता है भैया इकोसिस्टम, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पूरा का पूरा डिटेल में समझ रहे होंगे। इकोसिस्टम मतलब ये एक फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी की, और फंक्शनल यूनिट है यानी यहां पर पहली बार इंटरेक्शन हो रहा है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स का। भाई प्लांट तब तक फंक्शनल नहीं होगा जब तक उसे सॉइल ना मिल जाए, जब तक उसे प्रॉपर लाइट ना मिल जाए फोटोसिंथेसिस के लिए, जब तक उसे जमीन से पानी ना मिल जाए, वाटर मिनरल्स ना मिल जाए। तो अगर प्लांट खाना बनाना चाहता है तो उसको अबायोटिक फैक्टर्स की भी जरूरत होती है। तो एक इलाके में जितने भी बायोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका इंटरेक्शन अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ, इसको मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। तो पहली बार इंटरेक्शन यहां पर हुई तो इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट है ना, फंक्शनल यूनिट है ये। तो ऊपर कम्युनिटी में सिर्फ बायोटिक था, यहां पर बायोटिक के साथ अबायोटिक फैक्टर का भी इंटरेक्शन हो रहा है। दिस इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से बड़ी यूनिट आती है कॉल्ड बायोम। बायोम एक बहुत बड़ा इलाका है जहां का खुद का एक स्पेसिफिक क्लाइमेट होता है। जैसे आपने एक नाम बोला डेजर्ट, तो डेजर्ट के बारे में आप जब भी सोचेंगे आपके दिमाग में बारिश नहीं आएगी, आपके दिमाग में भरा हुआ पानी नहीं आएगा, तालाब नहीं आएगा, आपके दिमाग में दूर दूर तक फैली हुई रेत आएगी। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं रेन फॉरेस्ट, तो रेन फॉरेस्ट का जब मैं नाम लेता हूं तो आपके दिमाग में मिट्टी नहीं आएगी, रेत नहीं आएगी, आपके दिमाग में बड़े बड़े पेड़ आएंगे, घना जंगल आएगा। राइट। सिमिलरली जब मैं बोलता हूं आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, अगर मैं आर्कटिक अंटार्कटिक रीजन की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में बर्फ आएगी। तो हमारे दिमाग में स्पेसिफिकली एक क्लाइमेट आता है जब भी हम किसी बायोम की बात करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त यहां पर छोटे छोटे हैबिटेट भी हो सकते हैं एक बहुत बड़े बायोम के अंदर। जैसे ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान में दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। कोई तो एक छोटा इलाका होगा जहां पर हल्की फुल्की बारिश होती होगी। जैसे मैं राजस्थान से हूं, है ना, तो मेरा जो पैटर्नल हाउस है दैट इज इन राजस्थान। तो मैं राजस्थान के उस इलाके से हूं जहां पर गर्मी अच्छी खासी पड़ती है, लेकिन बारिश भी ठीक ठाक हो जाती है। तो अब अगर मैं दिमाग में पर्सपेक्टिव लेके चलूं कि भैया राजस्थान में पानी नहीं होता, तो वो पर्सपेक्टिव गलत है। ठीक ठाक बारिश होती है, ठीक ठाक पानी वहां पर मिल जाता है। राइट। सो अल्टीमेटली
एक जो बायोम है, बड़ा बायोम, उसमें छोटे छोटे रीजन्स या हैबिटेट देखने को मिल सकते हैं। जैसे एक रेन फॉरेस्ट है, अब रेन फॉरेस्ट में, पूरे रेन फॉरेस्ट में आगे से पीछे तक सिर्फ पेड़ ही थोड़ी खड़े हैं। कोई ऐसा इलाका होगा जहां पर झाड़ियां होंगी, कोई ऐसा इलाका होगा जहां पर घासें होंगी, कोई ऐसा इलाका होगा जहां बीच में से झरना बह रहा होगा, नदी बह रही होगी। तो देयर आर डिफरेंट हैबिटेट्स जहां पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं। तो बायोम एक बहुत बड़ी चीज है, उसमें छोटे छोटे अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स भी हो सकते हैं। देन आपका बायोस्फीयर, बायो मतलब लिविंग, स्फीयर मतलब गोला। तो हम किस गोले पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। तो दुनिया में जितने भी छोटे मोटे इकोसिस्टम्स हैं, ये मिला करके एक पूरा बड़ा इकोसिस्टम बनाते हैं, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, जिसको हम अर्थ कहते हैं। दैट इज आवर बायोस्फीयर। द सम ऑफ ऑल स्मॉल इकोसिस्टम्स मेक्स अ लार्ज इकोसिस्टम कॉल्ड बायोस्फीयर, कॉल्ड द अर्थ। ये आपके अलग अलग यहां पर आपको लेवल्स देखने को मिले। फिर मेरे दोस्त, यहां पर आपको अबायोटिक फैक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। अबायोटिक फैक्टर में 4 अबायोटिक फैक्टर सबसे मेन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, कोई पूछ ले मोस्ट इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर कौन सा है, तो वो होगा आपका टेम्परेचर। मोस्ट रेलेवेंट है। तो टेम्परेचर है तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि थर्मल यानी टेम्परेचर को बहुत ज्यादा नहीं झेल पाते, एक कम रेंज में ही जिंदा रह पाते हैं। यानी समझ लीजिए कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान में ही जिंदा रह सकता है। 25 से ऊपर करोगे तो भी दिक्कत है, 20 से नीचे करोगे तो भी दिक्कत है। तो एक छोटी रेंज को ही ये झेल पाता है, इसे कहा जाता है स्टीनोथर्मल। स्टीनो का मतलब होता है नैरो, है ना, तो इनकी रेंज काफी कम होती है। और कुछ होते हैं यूरीथर्मल, यूरी का मतलब होता है ब्रॉड, तो इनकी रेंज काफी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस की बात करें, तो मेरे पिताजी जो थे वो फौज में थे, तो उनकी पोस्टिंग्स लेह लद्दाख में भी हो रखी हैं, और उनकी पोस्टिंग राजस्थान के स्कॉचिंग डेजर्ट्स में भी हो रखे हैं। और काफी सारे हमारे फौजी भाई हैं जो आज भी ड्यूटी दे रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। तो मेरे दोस्त वो बर्फों में भी ड्यूटी करते हैं, जहां पर नेगेटिव में टेम्परेचर होता है -20, -10, -15, और कई ऐसी जगहें हैं जहां पर टेम्परेचर 50, 55 ऐसे रहता है। तो आप अगर रेंज देखो, -15 से 50 भी पकड़ के लेके चलो तो 65 डिग्री सेल्सियस की रेंज है, इससे ज्यादा ही है। लेकिन फिर भी इतनी रेंज को अगर आप झेल पा रहे हो तो आप यूरीथर्मल हुए ना। तो हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, तो हम लोग यूरीथर्मल होते हैं। जो छोटे मोटे एनिमल्स होते हैं विच आर कोल्ड ब्लडेड, वो एक पर्टिकुलर इलाके में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही रहना प्रेफर करते हैं। बहुत ज्यादा आप फ्लक्चुएट करोगे टेम्परेचर तो इनको दिक्कत आ जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर कम होता है जब आप इक्वेटर से पोल्स पे जाते हैं। भाई अर्थ है अगर, तो अर्थ का जो सबसे बीच वाला पार्ट है, इस पे सबसे ज्यादा सन की लाइट पड़ रही होती है। भाई अगर ये हमारा अर्थ है ना, तो यहां पे अगर सूरज है तो सबसे ज्यादा बीच वाले पार्ट पे लाइट पड़ रही होगी, पोल्स पे कम लाइट पड़ती है। पोल्स जहां पोलर बियर रहता है वहां बर्फ पड़ी हुई होती है। तो जब आप सेंटर से पोल की तरफ जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ चाहे साउथ पोल की तरफ, तापमान घटता है। सिमिलरली जब आप जमीन से, ग्राउंड से किसी पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ेंगे तो ऊपर की साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कम होता है, एज वेल एज आपका तापमान घट रहा होता है। पहाड़ की चोटी पर यूजुअली आपको ठंड मिलती है। ट्यूना फिश जो है एज वेल एज मैंगो जो है, ये आपका यूजुअली ट्रॉपिकल इलाके में पाए जाते हैं, है ना। तो क्यों टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई चीजों को उगने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ही आवश्यकता होती है। जैसे आम जो है गर्मियों में मिलते हैं, क्योंकि गर्मियों में उनको वो गर्म तापमान चाहिए, और उगते भी गर्म इलाकों में है। ऐसे इलाके जहां पर बर्फ पड़ती है वहां पे आपको आम के पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। तो टेम्परेट कंट्रीज में आपको आम देखने को नहीं मिलेगा, ट्रॉपिकल कंट्रीज में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है ज्यादा टेम्परेचर। सिमिलरली ये जो ट्यूना फिश है, इसकी भी रिक्वायरमेंट है कि इसको ठीक ठाक अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए। तो टेम्परेचर डिसाइड करता है कि किस इलाके में कौन सा ऑर्गेनिज्म रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर ही एंजाइम काइनेटिक्स को अफेक्ट करता है। आपकी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका मेटाबॉलिज्म। और आपका मेटाबॉलिज्म कौन ड्राइव करते हैं? आपके एंजाइम्स। अगर बहुत ज्यादा तापमान मिल रहा है आपको तो आपके एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे, और आपको बहुत कम तापमान अगर मिल रहा है तो आपके एंजाइम्स फ्रीज हो जाएंगे, यानी कि इनएक्टिव हो जाएंगे। तो आपको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, जिस टेम्परेचर रेंज में आपके एंजाइम बढ़िया से बढ़िया तरीके से काम कर पाए और आप भी बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी को जी सकें। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है आफ्टर टेम्परेचर, इसको हम कहते हैं वाटर। करेक्ट। तो वाटर आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलेवेंट फैक्टर है, और इसी में आपकी लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। भाई हम हमेशा ये सुनते हैं न्यूज चैनल्स पे कि चांद पे पानी ढूंढने की तलाश जारी है ना। मंगल ग्रह पे पानी खोजने की तलाश जारी है। पानी क्यों खोज रहे हैं?
आप ये सोचते होंगे कि सर घर से क्यों नहीं लेके गए, जब इनको पता है इतनी दूर जा रहे हैं। तो वो पानी इसीलिए खोज रहे हैं, उनको प्यास नहीं लगी है, वो पानी इसीलिए खोज रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मंगल ग्रह पे पानी है, इसका मतलब आने वाले कुछ सालों में लाइफ ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि अर्थ पे भी जो लाइफ है वो पानी में आई थी, पानी में ओरिजिनेट हुई थी। तो वाटर इज द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि नेसेसरी है फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ, इसलिए हम लोग पानी ढूंढते हैं। डायरेक्टली जीवन ढूंढने का फायदा नहीं है, पानी मिल गया तो जीवन भी मिल जाएगा। तो कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रहते ही पानी में है। अब आप सोचते होंगे सर उनकी तो मौज है, मछली की तो मौज है, वो तो जल की रानी है। नहीं मेरे भाई, उनके लिए पानी की क्वालिटी मैटर करती है। क्वांटिटी तो उनके आसपास खूब है, क्वालिटी मैटर करती है कि पानी में सॉल्ट कितना है, मिनरल्स कितने हैं। तो हेलाइन शब्द का मतलब क्या है? हेलाइन का मतलब होता है सॉल्ट, राइट। तो यूरी हेलाइन, वही यूरी थर्मल वाला कॉन्सेप्ट। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो खूब सारे सॉल्ट को क्या कर सकते हैं? टॉलरेट कर सकते हैं, हैवी रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं। और स्टीनोहेलाइन मतलब जो कि आपके बहुत कम सॉल्ट रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं। यानी एक लिमिटेड सॉल्ट का अमाउंट जब होगा इनके आसपास तभी ये जिंदा रह पाएंगे। बहुत ज्यादा बढ़ा दिया या बहुत ज्यादा कम कर दिया तो दिक्कत आ जाएगी, ये बहुत ज्यादा हैवी रेंज को टॉलरेट नहीं कर सकते। तो यूरी हेलाइन के एग्जांपल हो जाएंगे आपके कॉमन मॉली, एंड स्टेनोहेलाइन के हो जाएंगे गोल्ड फिश। इनमें से एक एक एग्जांपल आप याद कर सकते हैं अपनी मर्जी का। तो सॉल्ट कंसंट्रेशन अगर पानी में लेस देन 5 पीपीटी है, पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा मैं, पीपीटी का मतलब है पार्ट पर 1000, यानी अगर 1000 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और उनमें से 5 से कम मॉलिक्यूल हैं सॉल्ट के, यानी सॉल्ट बहुत कम है, तो आपका इसे आप क्या कहते हैं? इनलैंड वाटर कहते हैं, पीने लायक पानी है। अगर 30 से 35 मॉलिक्यूल आपको मिल रहे हैं सॉल्ट के 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में, तो भैया ये जो है आपका मैराइन पानी हो जाता है, खारा पानी हो जाता है। एंड मोर देन 100 अगर आपको मिल रहे हैं, यानी अगर आपका 1 लीटर पानी है, लेट्स से मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि 1 लीटर पानी है तो उसमें आपने लगभग 100 ग्राम सॉल्ट डाल दिया है, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, राइट। तो यहां पर 1000 मॉलिक्यूल अगर वाटर के हैं तो उनमें 100 मॉलिक्यूल आपने सॉल्ट के ऐड कर दिए हैं, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी है। इसे कहा जाता है हाइपर सलाइन लेग्यून। इसमें भैया बहुत सारा सॉल्ट है, यहां सर्वाइवल सच में ही मुश्किल है काफी सारे ऑर्गेनिजम्स का। तीसरा जो फैक्टर है ये है लाइट। लाइट किन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? भैया उनके लिए जो लाइट को यूज करके खाना बनाते हैं, यानी जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके लिए लाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लाइट की क्वालिटी भी मैटर करती है। जैसे फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है कि ब्लू और रेड कलर की जो लाइट है, विजिबल लाइट में से भी जो ब्लू और रेड कलर की लाइट है, इसमें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। और विजिबल लाइट है ये भी आपकी बहुत अच्छी मानी जाती है फॉर फोटोसिंथेटिक प्रोस्पेक्ट्स। ऐसा नहीं है आप यूवी रेडिएशन दे देंगे, ऐसा नहीं है आप इंफ्रारेड रेडिएशन दे देंगे, विजिबल लाइट बहुत जरूरी है ना। और विजिबल लाइट में भी अगर ब्लू और रेड मिल जाए तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, तो यहां पर क्वालिटी मैटर करती है। इडेफिक फैक्टर यानी सॉइल फैक्टर जो है, ये भी आपका चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सॉइल जो है इसका पीएच कैसा है, इसमें कितने मिनरल्स हैं, है ना, सॉइल की क्वांटिटी कितनी है, सैंड कितनी है, ग्रिट कितनी है, कीचड़ कितना है, टोपोग्राफी यानी कि आसपास का इलाका कैसा है, सैंडी सॉइल है, लोमी सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, इस पे डिपेंड करता है कि कैसे ऑर्गेनिजम्स उगेंगे। जैसे कई सारी ऐसी फसलें होती हैं जिनको ऐसी मिट्टी चाहिए जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो, तो वो क्लेई सॉइल में उगते हैं जो कई देर तक पानी को पकड़ के बैठे रह सकें। कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, फुसफुसी मिट्टी में वो ग्रो करते हैं, तो अल्टीमेटली सैंडी सॉइल में वो ग्रो करना प्रेफर करते हैं। तो अलग अलग सॉइल पे ही डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का प्लांट वहां पर उग सकता है, किस प्रकार की वेजिटेशन वहां पर उग सकती है। तो अगर आप पॉन्ड की बात करें, एक तालाब की बात करें, तो अगर ये तालाब है तो इस तालाब में भी नीचे की साइड मिट्टी होगी ना बेस पे, तो यहां पर ये जो मिट्टी है बेस पे, यहां पर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, इन्हें बेंथिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। बी फॉर बेंथिक, बी फॉर बेस। तो ये बेस जो है यहां पर भी तालाब में भी मिट्टी होगी। तो ये तालाब जो है एक वाटर बॉडी है, लेकिन इसके भी जो बॉटम है इस पे मिट्टी पाई जा रही है। वहां पे जो आपके प्लांट्स एनिमल्स होंगे वो भी उस मिट्टी पे ही डिपेंड करेंगे कि उस मिट्टी की क्वालिटी कैसी है। और जमीन जो है वहां पर उगने वाले प्लांट्स जो हैं वो भी इसी चीज पर डिपेंड करेंगे कि उस मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, क्या वहां पर वो प्लांट सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इडेफिक फैक्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 फैक्टर थे, सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, सेकेंड इंपॉर्टेंट वाटर, देन आपका लाइट और देन आपका सॉइल। ये 4 आपके अबायोटिक फैक्टर थे। बायोटिक फैक्टर में आपके प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, फंगस आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं, वो आपके बायोटिक फैक्टर हैं। तो बायोटिक और अबायोटिक के इंटरेक्शन को ही हम लोग किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? इकोलॉजी नाम के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी में एक ग्राफ है, यहां आपको बस ये पकड़ना है कि इस डब्बे का क्या नाम है, इसका 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 क्या नाम है।
याद करने की सिंपल ट्रिक है, और ट्रिक भी नहीं है, प्योर लॉजिक है। देखो मेरे भाई, यहां पर दे रखा है आपको तापमान, मीन एनुअल टेम्परेचर, तापमान दे रखा है। तापमान कितना है? -15, -10, -5, 0, यानी यहां 0 टेम्परेचर है, फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30, तापमान बढ़ता जा रहा है। और इस साइड अगर आप देखें तो आपकी मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन मतलब यहां पर स्नोफॉल भी प्रेसिपिटेशन में काउंट होता है। ऊपर से बरसने वाला पानी, चाहे वो बर्फ के फॉर्मेट में बरस रहा हो या डायरेक्टली बरसात के फॉर्मेट में, रेन के फॉर्मेट में बरस रहा हो, उसको आप प्रेसिपिटेशन कहते हैं। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन दे रखी है 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150, 200, 250, इस हिसाब से। अब देखिए, यहां पर प्रेसिपिटेशन बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, नाम में ही रेन आ रहा है तो इसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो क्या ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हुआ? यस, ये वाला हमारा डन हो गया। यहां देखिए भैया, सबसे कम बारिश कहां हो रही है? आपका डेजर्ट में, तो ये आपका सबसे कम बारिश वाला सूखा सूखा डेजर्ट हो जाएगा। तापमान भी यहां पर अच्छा खासा है, तो हमें पता लग गया ये डेजर्ट है, और यहां सबसे ज्यादा बारिश हो रही है तो ये रेन फॉरेस्ट है। सबसे कम तापमान कहां पर है? यह है -10 डिग्री सेल्सियस, सबसे कम तापमान यहां पर है। इसे क्या बोलेंगे? आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन आपको पता है, पोलर रीजन है, वहां बर्फ पड़ती है, तो आर्कटिक नाम से पता लग जाएगा सबसे कम तापमान। तो सबसे कम तापमान तो आर्कटिक, सबसे कम बारिश तो डेजर्ट, सबसे ज्यादा बारिश तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कोन जैसा दिख रहा है तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कोन जैसा कॉनिफेरस फॉरेस्ट। और फिर जीटीए है ना, जीटीए ग्रासलैंड और टेम्परेट फॉरेस्ट, जी और टी, जीटी सीधा सीधा याद कर लीजिए, जो दो बचे इसमें जीटी लिख दीजिए। ग्रासलैंड और टेम्परेट फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है। यानी भैया सबसे कम बारिश तो डेजर्ट, सबसे ज्यादा बारिश तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, नाम में ही रेन आ रहा है। सबसे कम तापमान तो आर्कटिक, नाम में ही आर्कटिक आ रहा है, मतलब बर्फीला इलाका है। कौन जैसा दिख रहा है तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट, और बीच में बचे आपके दो, दैट इज जी और टी, यानी ग्रासलैंड और टेम्परेट फॉरेस्ट। बात खत्म, पूरा का पूरा याद हो गया। अब कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने आसपास के कंडीशंस के हिसाब से अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं? ढाल लेते हैं। जैसे यहां पर दे रखा है इंटरनल लेवल, यह आपकी बॉडी की स्थिति है, और यहां दे रखा है एक्सटर्नल लेवल, ये आपके एनवायरमेंट की स्थिति है। तो समझ लीजिए, अगर एनवायरमेंट की स्थिति के साथ आपकी बॉडी की स्थिति भी बदल रही है, बाहर तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, आपकी बॉडी का तापमान भी 10 हो गया। बाहर तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस, आपकी बॉडी का तापमान भी 20 हो गया। बाहर तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस, आपकी बॉडी का तापमान भी 30 हो गया। बाहर का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, आपकी बॉडी का तापमान भी 40 हो गया। यानी जैसे जैसे बाहर की कंडीशन बढ़ेंगी वैसे वैसे अंदर की कंडीशन भी आपकी चेंज हो जाएंगी। यानी आप गिव अप कर देते हो नेचर के आगे, तो आपको कहा जाता है कन्फॉर्मर। आप में रेगुलेशन की कोई एबिलिटी नहीं है। रेगुलेशन, रेगुलेटर मतलब भाई बाहर तापमान ना बहुत ज्यादा है, मैं एक काम कर लेता हूं, खुद को रेगुलेट कर लेता हूं, मेरी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस आर रेगुलेटर्स। भाई बाहर चाहे आपकी कितनी भी ठंड पड़ रही हो, आपकी बॉडी का तापमान कांस्टेंट रहेगा। चाहे बाहर कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, आपकी बॉडी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यू आर रेगुलेटर। बाहर की कंडीशन के हिसाब से आपकी बॉडी कंडीशन चेंज नहीं हो रही। लेकिन कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके लिए ये रेगुलेशन करना बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो वो अपनी बॉडी के तापमान को चेंज कर लेते हैं बाहर की कंडीशंस के हिसाब से। इन्हें कहा जाता है कन्फॉर्मर। तो 99% जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ के, एंड लगभग सारे के सारे प्लांट्स जो हैं ये कन्फॉर्मर होते हैं। ये नेचर के आगे घुटने टिका देते हैं, कोई रेगुलेशन नहीं करते। रेगुलेटर देखो भाई, बाहर का तापमान आपका 10 डिग्री सेल्सियस, आपका तब भी 37 डिग्री सेल्सियस। बाहर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हो गया बढ़ के, आपका तब भी 37 डिग्री सेल्सियस। बाहर का तापमान 30 डिग्री हो गया, आपका तब भी 37। बाहर का 40 डिग्री हो गया, आपका तब भी 37। आपका जो तापमान है, इंटरनल कंडीशन जो है, ये तस से मस नहीं हुई, तो यू आर प्योर रेगुलेटर, राइट। तो आपके मैमल्स और बर्ड्स जो हैं, और कुछ एक इनवर्टिब्रेट एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ज्यादातर बर्ड्स और मैमल्स जो हैं ये आपके रेगुलेटर्स होते हैं, ये आपके रेगुलेटर्स होते हैं। और कुछ होते हैं पार्शियल रेगुलेटर, यानी रेगुलेशन की क्षमता तो है इनमें, लेकिन ये आलसी बहुत है। जैसे कि एक लिजार्ड है, एक छिपकली है। तो ये छिपकली जो है ये गर्मी को सहन कर रही है, कई देर तक गर्मी पड़ रही है, ये सहन कर रही है, सोचती है भाई अब चलूंगी अब चलूंगी अब चलूंगी, पर चल नहीं रही है। समझ लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी को झेल सकती है। तो तापमान जब 11 डिग्री सेल्सियस था, इसने बोला ठीक है अभी टाइम है। 12 डिग्री सेल्सियस अभी टाइम है। 15 डिग्री सेल्सियस अभी टाइम है। 19 डिग्री सेल्सियस अब पता लगा कि अरे यार अब 1 डिग्री और बढ़ जाएगा तो मेरी बैंड बच जाएगी, भागती हूं फटाफट छाया में। तो ये तापमान ठंडे तापमान में चली जाती है, जिससे इसकी बॉडी थोड़ी सी रेगुलेटेड रहे। तो ये पहले अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को चेंज करती रहती है बाहर की कंडीशन के हिसाब से।
बाद में रेगुलेट करती है, बाद में छाया में जाकर बैठ जाती है। सिमिलरली बहुत ज्यादा ठंडी है तो ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, एक पॉइंट पे जाके इसको पता लगा अब और ठंड लगेगी तो मर जाऊंगी, तो ये धूप में चली जाती है, सन बास्किंग कर ले। तो अल्टीमेटली एक लेवल तक ये इंटरनल और एक्सटर्नल चीजें जो हैं साथ साथ चेंज होती हैं, फिर आपका रेगुलेशन हो जाता है। इसे पार्शियल रेगुलेटर कहा जाता है। जैसे कि आपकी जो लिजार्ड है ये बिहेवियरल रिस्पॉन्स दिखाती है, अपने बिहेवियर से चेंज कर लेती है चीजों को। तो यहां पर ये जो लिजार्ड है ये क्या करती है, सन बास्किंग करती है, ठंड लगती है तो सन में चली जाती है। और भैया आपका शैडो साइटिंग करती है, यानी जब इसको गर्मी लगती है तो ये छांव में बैठ जाती है। ये है आपका टोटल अभी तक का पूरा सीन। अब देखिए अडेप्टेशंस, और ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी अडेप्टेशन करेंगे अपने आप को कहीं पर सरवाइव करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप डेजर्ट अडेप्टेशन देखें, डेजर्ट अडेप्टेशन यानी अगर आप बात करें रेगिस्तान में रहने के लिए कोई अडेप्टेशन, तो रेगिस्तान में पानी की कमी है, तापमान बहुत ज्यादा है, गर्मी खूब पड़ रही है, तो वहां पे नॉर्मल कोई इंडिविजुअल तो सरवाइव कर नहीं पाएगा। यहां पे सरवाइव करने के लिए बहुत सारे जुगाड़ चाहिए। तो प्लांट में क्या क्या जुगाड़ चाहिए भैया, प्लांट में चाहिए थिक क्यूटिकल, यानी पत्ती जो है उसके ऊपर क्यूटिकल की वैक्स की लेयर चाहिए, जिससे कि पानी बहुत ज्यादा उड़े ना, ट्रांसपीरेशन कम हो, वाटर लॉस कम हो, क्योंकि पहले ही इन पे पानी कम है, रेगिस्तान में पानी की कमी है, तो आप पानी उड़ाओगे थोड़ी, अयाश थोड़ी बन जाओगे, इसीलिए इनको वाटर को कंजर्व करना है, तो इन्हें थिक क्यूटिकल चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज संकन स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है इनके एकदम सरफेस पे ना पाए जाकर के, लीफ के सरफेस पे ना पाए जाकर के, थोड़े से संक यानी डीप पिट्स में पाए जाते हैं, थोड़े अंदर की साइड पाए जाते हैं, डीप पाए जाते हैं, जिससे कि पानी इतना दूर जो है उड़ना प्रेफर ही ना करे, आलस्य में आ जाए। अगर सरफेस पे ही स्टोमेटा है तो तब की तब पानी फुचुक करके उड़ जाएगा, लेकिन अगर डीप पिटेड है स्टोमेटा तो वहां से पानी उड़ना प्रेफर नहीं करेगा, इसलिए पानी की कंजर्वेशन हो जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज भैया स्पाइंस इन कैक्टस। भाई कैक्टस की जो लीफ है वो पतली हो गई स्पाइंस के फॉर्मेट में, कांटों के फॉर्मेट में, जिससे कि प्रोटेक्शन भी मिल सके कैक्टस को कि कोई इसको खाए ना, और दूसरा अल्टीमेटली जो सरफेस एरिया है वो भी आपका कम हो गया है ऑफ द लीफ, क्योंकि स्पाइंस बन गए हैं, तो वाटर लॉस अब कम हो जाएगा। एंड चौथा कैम यानी क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। यूजुअली क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं नॉर्मल वाले, इनके स्टोमेटा दिन में खुले होते हैं और रात में बंद होते हैं। कैम प्लांट उल्टे हैं, रात में इनके स्टोमेटा खुलेंगे, तो रात में स्टोमेटा अगर खुल रहे हैं तो रात में गर्मी तो है नहीं, ठंड होती है, तो पानी नहीं उड़ेगा। पानी उड़ता है कब, भाप कब बनता है, जब गर्मी हो। भाई पानी को उबालोगे तभी तो पानी वेपराइज होगा, तो अल्टीमेटली अगर रात को ठंड है तो पानी वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट तो होगा नहीं, तो पानी उड़ेगा नहीं, तो पानी आपने बचा लिया। लेकिन उस टाइम पर स्टोमेटा जो ओपन है उससे आपने CO2 को खींच लिया है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो रात को स्टोमेटा ओपन किया तो पानी भी नहीं उड़ा और CO2 भी अंदर आ गई, और दिन में स्टोमेटा बंद है तो पानी उड़ने का कोई स्कोप ही नहीं। तो प्लांट ने 4 चीजें करी जिससे ये अपने आप को डेजर्ट में जिंदा रख पाए। एनिमल्स में भी ऐसी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कंगारू रैट नाम का एक एनिमल है। ये क्या करता है दोस्त, पहला तो ये करता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, यानी इससे क्या होता है, इस फैट ऑक्सीडेशन पाथवे से वाटर बनता है, यानी इसको पानी पीने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये अपने अंदर ही कुछ रिएक्शन से पानी बना ले रहा है। तो पहली बात तो पानी की कमी में भी जिंदा रह पाएगा। दूसरा कंसंट्रेटेड यूरिन, हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन होता है इसका, यानी इसका पेशाब नहीं तेजाब है, इतना वाटर इसने रिटेन कर लिया है कि बहुत ही कंसंट्रेटेड यूरिन ये बाहर निकाल रहा है, तो वाटर का बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं करता। पैडेड फीट इन कैमल, कैमल को क्या कहा जाता है, कैमल को कहा जाता है द शिप ऑफ डेजर्ट। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एनिमल जो है वो आपका रेगिस्तान में कौन है, कैमल है। तो इसके पैडेड फीट होते हैं, तो इसको बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगती, रेत में भी दौड़ता भागता रहता है। और अडेप्टेशन है आपकी बॉडी की, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे अगर आप रहते हैं, तो आपकी बॉडी में ज्यादा RBCs होंगी, रेड ब्लड सेल होंगे, क्योंकि अगर आप ऊंचाई पे रहते हैं, पहाड़ की चोटी के आसपास रहते हैं, तो वहां पर मेरे दोस्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी कम है, यानी हवा का दबाव कम है, तो आपको ज्यादा जोर लगा करके सांस लेनी पड़ेगी, है ना, ज्यादा जोर लगा करके सांस लेनी पड़ेगी। तो जो ऑक्सीजन आ रहा है उसको पूरी बॉडी में बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको ज्यादा RBC भी चाहिए, तो आपका ब्रीदिंग रेट भी अच्छा खासा होता है, प्लस RBC भी आपको ज्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए वहां के जो लोग हैं लालम लाल देखने को मिलते हैं, आपको क्यूट क्यूट लोग देखने को मिलते हैं, राइट। स्वेटिंग जो है ये आपका समर का एक अडेप्टेशन है। गर्मियों में आपको बहुत ज्यादा गर्मी जब लगती है तो आपकी बॉडी से पसीना निकलता है, ये पसीना निकलने के पीछे भी एक कारण है, और फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। जब भी कोई चीज इवेपोरेट होती है तो अपने साथ हीट को लेकर के उड़ जाती है,
तो जब हमारे शरीर पे जो पसीना है ये उड़ता है, इवेपोरेट होता है, तो हमारी बॉडी से हीट लेकर के उड़ता है, गर्मी लेकर के उड़ता है, तो कंपैरेटिवली आपको ठंडक मिलती है। कभी पसीना अगर आपको आया हुआ हो तो ठंडी हवा में खड़े होकर के देखिएगा, या हवा में बेसिकली खड़े होकर देखिएगा, आपको हवा ठंडी ही लगेगी। शिवरिंग इन विंटर, सर्दी लग रही है तो आप शिवरिंग करते हैं, कांपते हैं। तो ये जो कांपना है ये एक तरीके की बेसिकली एक एक्सरसाइज है जो आपकी बॉडी ने खुद डेवलप की है, जिससे कि आप लोग क्या कर सके, बेसिकली अपने आप को गर्म कर सकें, राइट, हीट जनरेट कर सके। माइग्रेशन, कई ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनको अपने इलाके में बहुत ज्यादा सही महसूस नहीं हो रहा है। समझ लीजिए ये जो साइबेरियन क्रेन है, जो साइबेरिया में रहती है, इनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है साइबेरिया में, तो ये क्या करती हैं, विंटर के टाइम में उड़ करके आ जाती हैं कियोलाडो नेशनल पार्क में, जो कि सिचुएटेड है भरतपुर राजस्थान में। तो ये क्यों आ गई है माइग्रेट करके, क्योंकि इनको पता है कि भैया साइबेरिया में अभी बहुत ठंड पड़ेगी जिसमें हमारी जान जा सकती है, तो एक बढ़िया इलाके में चलते हैं, राजस्थान चलते हैं। आप राजस्थान जाओगे तो सर्दियों में ही जाओगे ना, जिससे आपको कंपैरेटिवली थोड़ी अच्छी गर्मी मिले। एकदम मई के महीने में राजस्थान थोड़ी घूमने चले जाओगे, 50 डिग्री सेल्सियस, वहां पे तुम्हारे इलाके से भी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उसको घूमना थोड़ी कहा, वो तो संघर्ष हो गया ना एक तरीके का, वो तो स्ट्रगल हो गई है ना। तो यू आर नॉट सफरिंग, वो हिंदी वाला सफर नहीं है, वो इंग्लिश वाला सफर हो जाएगा फिर आपका। तो इट्स बेटर कि आपको गर्मी लग रही है तो आप ठंडे इलाके में जाओ, शिमला जाओ, मनाली जाओ, मसूरी जाओ, उन इलाकों में जाओ। एंड अगर आपको सर्दी में किसी गर्म इलाके में जाना है तब आप राजस्थान जाओगे। तो यहाँ पर सर्दी के टाइम में ये जो साइबेरियन क्रेन है ये भक्के कहाँ आ जाती हैं, ये आ जाती हैं आपका कियोलाडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में। सस्पेंड, एक ही इलाके में क्या हो जाते हैं आपके एनिमल्स जो हैं ये बेसिकली अंडरग्राउंड हो जाते हैं, यानी इनएक्टिव हो जाते हैं। तो अगर समर में कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसे गर्मी नहीं झेली जा रही तो समर में ये इनएक्टिव हो जाएगा, इसे कहते हैं एस्टिवेशन या समर स्लीप। सिमिलरली हाइबरनेशन, इसे विंटर स्लीप कहा जाता है, सर्दी में कोई ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव हो गया। एंड डायापॉज, आपके जो जू प्लैंकटन होते हैं ये इनएक्टिव स्टेज में चलेगा, इसे स्पेसिफिकली डायापॉज कहा जाता है। एक और ऐसी अडेप्टेशन होती है बर्फीले इलाकों में, इसे कहा जाता है एलन रूल। एलन रूल क्या है मेरे दोस्त, कि पोलर एनिमल्स जो हैं, जो ठंडे बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं, इनके शॉर्ट ईयर्स या एक्सट्रीमिटीज होती है ना, शॉर्ट ईयर, शॉर्ट हाथ पैर होते हैं, जिससे कि इनकी बॉडी से हीट लॉस कम हो, क्योंकि पहले ही सर्दी वाले इलाके में रह रहे हैं तो इनको गर्मी रिटेन करने की जरूरत है अपने अंदर। बड़े बड़े कान होंगे तो ज्यादा सरफेस एरिया की वजह से बहुत ज्यादा हीट लॉस होगा। सो टू प्रिवेंट द हीट लॉस इनके कान जो है ये छोटे होते हैं। अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर, दैट इज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है दोस्त, मैंने आपको बताया कि एक ही पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले एक ही स्पीसीज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, नए नए बच्चे पैदा करते हैं, इनको मिला करके हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। तो इस पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, यानी इस पॉपुलेशन के कुछ फीचर्स हैं। जैसे इंडिविजुअल के कोई फीचर नहीं होते, मैं हूं, मैं पैदा हुआ हूं, तो मेरे केस में आप क्या बोलेंगे कि बर्थ हुई है। लेकिन अगर मैं एक पॉपुलेशन में पैदा हुआ हूं तो आप कहेंगे बर्थ रेट बढ़ा है। मैं पैदा हुआ हूं, कोई इंक्रीज हुआ है ऑर्गेनिज्म, तो बर्थ रेट जो है उसमें आप काउंट करेंगे। सिमिलरली अगर मैं मर जाता हूं तो भैया डेथ, लेकिन अगर पॉपुलेशन में कोई मर जाता है तो डेथ रेट। सिमिलरली एक पॉपुलेशन में आपका सेक्स रेशियो भी काउंट किया जा सकता है। जैसे मैं कंप्लीट मेल हूं, 100% मेल, लेकिन एक पॉपुलेशन में समझ लीजिए 50% मेल है, 50% फीमेल, तो वो सेक्स रेशियो हो गया कि एक पॉपुलेशन में कितनी फीमेल है, कितने मेल। एंड एज रेशियो, अब मेरी उम्र एक ही है, आज मेरी जितनी एज है वो एक ही एज है, कोई उसमें डिस्प्यूट डिस्क्रिपेंसी नहीं है। लेकिन अगर आप एक पूरी पॉपुलेशन की बात करें तो 0 से 5 साल के कितने बच्चे हैं, 5 से 10 साल के, 10 से 15 साल के, 15 से 20 साल के, आपके पास एक पूरा का पूरा जो है चार्ट आ जाएगा, एक डेटा आ जाएगा। तो एज रेशियो भी आपको देखने को मिलेगा। ये चारों के चारों क्या है, एट्रीब्यूट है, पॉपुलेशन के, इंडिविजुअल के एट्रीब्यूट्स नहीं है। तो यहां पर आपको एक और चीज देखने को मिलती है कि पॉपुलेशन डेंसिटी है या पॉपुलेशन है, जिसको हम एन से लिखते हैं, या आपकी बहुत लार्ज भी हो सकती है, बहुत स्मॉल भी। लार्ज जैसे कि भारत में ह्यूमन की पॉपुलेशन 150 करोड़ होने वाली है। एक पॉन्ड है, तालाब है, उसमें क्लामाइडोमोनास की पॉपुलेशन करोड़ों में पाए जाते हैं, मिलियंस में पाए जाते हैं। और बहुत छोटी पॉपुलेशन भी हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि साइबेरियन क्रेन्स, ये जो पक्षी हैं, ये उड़ करके आते हैं साइबेरिया से कियोलाडो नेशनल पार्क में, तो इनका नंबर कितना हो सकता है, 10, 15, 20, 50। तो इनका नंबर काफी कम भी हो सकता है पॉपुलेशन का, और बहुत ज्यादा भी हो सकता है, मिलियंस और बिलियंस में भी हो सकता है। ये जो नंबर है पॉपुलेशन डेंसिटी है, इट डू नॉट डिपेंड ऑन नंबर नेसेसरीली। जरूरी नहीं है कि ये नंबर से ही काउंट की जाए। समझ लीजिए एक इलाका है, वहां एक बरगद का पेड़ है बहुत बड़ा, और 500 छोटी छोटी घासें हैं। अब आप क्या बोलोगे कि 500 घासें आर मोर देन अ बरगद का पेड़?
नहीं भाई, अगर आप कंट्रीब्यूशन देखो तो उस पूरे के पूरे खेत में, उस पूरे के पूरे इलाके में बरगद के पेड़ का जो कंट्रीब्यूशन है ये इन 500 घासों से ज्यादा है। तो आप वहां पर नंबर को क्रेडिबल क्राइटेरिया नहीं मानोगे, वहां आप क्राइटेरिया किसको मानोगे? बायोमास को, कि किसका वजन ज्यादा है। तो जो आपको बेटर क्राइटेरिया मिलता है आप उस पर काम करते हो। इट कैन बी काउंटेड इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी इस पॉपुलेशन डेंसिटी को काउंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए एक तालाब है, मुझे काउंट करना है उस तालाब में कितनी मछली है, तो क्या मैं एक एक मछली को काउंट करूंगा? नहीं, मैं सिर्फ 5% तालाब की मछलियों को काउंट कर लूंगा। 5% तालाब पे रिसर्च की, मैंने कहा भाई 5% में मुझे 5000 मछलियां मिली है, तो 100% में मुझे कितनी मिलेंगी? 1 लाख मछलियां मिल जाएंगी, सिंपल। और भाई 1 लाख नहीं मिली, 90,000 भी मिली तो भी आसपास ही तो है नंबर। तो एग्जैक्ट हमें एक एक चीज काउंट नहीं करनी होती, हम एक रिलेटिव मेजरमेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि मछलियां उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है कि इनका एक एक नंबर काउंट किया जाए। जैसे आप काउंट कर रहे हो, मछलियों का तो लाइफ स्पैन काफी कम है, वो और बच्चे पैदा कर देंगी तब तक, तो काउंटिंग बिगड़ ही जाएगी ना। तो अल्टीमेटली आप यहां पर एक रैंडम नंबर भी दोगे आसपास भी, तो भी काम चल जाएगा। सिमिलरली एक जंगल है, तो जंगल में आप शेरों को डायरेक्टली तो काउंट नहीं कर सकते, अदरवाइज शेर जो है वो आपको काउंट कर लेगा, है ना, आपकी काउंटिंग कम कर देगा आपकी पॉपुलेशन में से। तो आप क्या करते हो, शेरों के पग मार्क्स यानी पैरों के निशान जब वो पानी पीने जाते हैं तब देखोगे कि कितने अलग अलग टाइप के शेर आए हैं, कितने अलग अलग पैरों के निशान हैं। या फीकल पैलेट्स देखोगे कि हाँ भाई ये पानी पीने आए हैं तो हल्के भी होकर गए होंगे, तो 25 अलग अलग प्रकार की पोटियां पड़ी हुई हैं, 25 अलग अलग पैरों के निशान हैं। तो ओवरऑल इन दोनों चीजों से आइडिया लग जाता है कि 25 शेर रहते हैं इस इलाके के आसपास जो पानी पीने आते हैं डेली बेसिस पे। अब देखिए इसे हम कहते हैं एज पिरामिड। एज पिरामिड को समझने का छोटा सा तरीका, हल्का सा तरीका, यहां है प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, एक इलाके में वो इंडिविजुअल्स जो अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, कल को जाकर रिप्रोड्यूस करेंगे। फिर है रिप्रोडक्टिव, ऐसे इंडिविजुअल्स जो आज के दिन में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज ब्रैकेट में आ रहे हैं। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो भैया बच्चे पैदा कर चुके हैं, अब इनके बच्चे पैदा करने का कोई भी इरादा नहीं है, दीज आर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। जब भी आपको कोई भी ऐसा ग्राफ दिया जाए, ऑलवेज लुक एट द रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव। अगर समझ लीजिए आज के दिन में 10,000 लोग हैं जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और कल को 20,000 लोग रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो बच्चे ज्यादा ही पैदा होंगे। आज के दिन में सिर्फ 10,000 लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, कल को 20,000 लोग बच्चे पैदा करेंगे। तो प्री रिप्रोडक्टिव अगर ज्यादा है, कल को आने वाले टाइम में अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, आने वाले टाइम में अगर ज्यादा लोग रिप्रोड्यूस करेंगे तो बच्चे भी ज्यादा बनेंगे, पॉपुलेशन भी एक्सपेंड होगी। तो यहां पर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव कम है। तो कल के दिन में ज्यादा लोग रिप्रोड्यूस करेंगे तो पॉपुलेशन एक्सपेंड होगी। अगर आज जितने लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कल भी उतने ही लोग रिप्रोड्यूस करेंगे सेम टू सेम, तो पॉपुलेशन आपकी लगभग स्टेबल रहेगी। एंड भैया आज जितने लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कल को उससे कम लोग रिप्रोड्यूस करेंगे तो पॉपुलेशन भी घटेगी, पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी। ये है आपके एज पिरामिड। तो आप सिर्फ प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव पे ध्यान दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, एक टाइम के बाद जो पॉपुलेशन है ये कैसे बढ़ती है? इनिशियल पॉपुलेशन में कितने लोगों की बर्थ हुई और कितने लोगों की डेथ हुई, बर्थ से आपका पॉपुलेशन बढ़ती है, डेथ से घटती है। इमिग्रेशन आई यानी कितने लोग आए, इनसाइड आए, इससे पॉपुलेशन बढ़ती है। और कितने लोग बाहर गए एक पॉपुलेशन से, ई माइग्रेशन यानी एग्जिट ले गए, इससे पॉपुलेशन घटती है। यानी कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, कितने लोग पैदा हुए और कितने लोग एक पॉपुलेशन में आए, इनको जोड़ लीजिए। और कितने लोगों की डेथ हुई और कितने लोग एक पॉपुलेशन से गए, इनको आप जोड़ लीजिए और इनको माइनस कर दीजिए। समझ लीजिए एक इलाके में 10 बच्चे पैदा हुए और 10 लोग एंटर किए तो 20 लोग बढ़े। एक इलाके में 5 लोगों की डेथ हुई, 5 लोग एग्जिट किए तो 10 लोग घटे। तो 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा? आपकी 10 की पॉपुलेशन बढ़ी है। दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट। तो एक एस्टेब्लिश्ड पॉपुलेशन जो है, जैसे कि अगर आप भारत की पॉपुलेशन बोले तो यहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। कितने लोग मरे और कितने लोग पैदा हुए ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। 150 करोड़ में वो एक बड़ा नंबर है। अगर 2 लाख लोग बाहर चले गए पढ़ाई करने या 1 लाख लोग घूमने आ गए भारत के अंदर, तो ये एक बड़ा नंबर नहीं है। तो हमें इमिग्रेशन इमाइग्रेशन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमें बी और डी यानी बर्थ और डेथ रेट से ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन समझ लीजिए कोई नया आइलैंड है, वहां अभी कोई रहता ही नहीं है, तो वहां तो बर्थ रेट हो ही नहीं पाएगा। वहां पे 2 लोग चले गए तो बर्थ रेट तो हो ही नहीं पाएगा, बहुत कम बर्थ रेट है वहां का। वहां पे अगर 500 लोग सीधा उठ करके चले गए भारत से, तो वहां पर इमिग्रेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब भी कहीं नया जीवन बसता है
तो वहां पर अचानक से जो लोग आते हैं वो अचानक से पॉपुलेशन बढ़ा देंगे। पहले उस आइलैंड पे कोई नहीं रह रहा था, अब 500 लोग रहते हैं, अचानक से जो पॉपुलेशन बढ़ी दैट इज बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन। तो पहले जो पहला सबसे बड़ा पीक आता है दैट इज ड्यू टू इमिग्रेशन इन अ न्यू इलाका। और जो एस्टेब्लिश्ड इलाके हैं वहां बर्थ रेट और डेथ रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दो प्रकार के यहां पर ग्रोथ मॉडल्स हैं। पहला ग्रोथ मॉडल, ये टाइम के साथ साथ आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बढ़ती ही रही, है ना। स्टार्टिंग में आपका 1 से 2 हुए ऑर्गेनिज्म, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 256, बढ़ते ही गए टक 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 टक, कभी कम नहीं हुए। इसे हम कहते हैं जे कर्व या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल मतलब यहां आपने ऑर्गेनिजम्स को अनलिमिटेड खाना और अनलिमिटेड स्पेस दे दिया है, जितना रिप्रोड्यूस करना है करो। अब आपके जिंदगी के सिर्फ 2 मकसद हैं, खाना और रिप्रोड्यूस करना। तो ऑर्गेनिजम्स अपने नंबर को धनाधन बढ़ाते जाएंगे। इसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहा जाता है, जहां मैंने अनलिमिटेड फूड और स्पेस दे दिया है। तो यहां ऑर्गेनिज्म अपने मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को एनालाइज कर लेंगे, यानी इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। प्रकृति ने उनको नेचुरली इंक्रीज करने का जो इंट्रिंसिक रेट दिया है, अपने अंदर की शक्तियों को ये ऑर्गेनिजम्स पहचान लेंगे और धनाधन रिप्रोड्यूस करेंगे, तो जे करवा जाएगा। लेकिन क्या दुनिया में ऐसा कहीं होता है कि आपको अनलिमिटेड स्पेस और अनलिमिटेड खाना दे दिया? नहीं होता। यहां पर आपका ये रियलिस्टिक कर्व चलता है कि इनिशियली आपका नंबर हल्का हल्का बढ़ेगा, फिर तेजी से बढ़ेगा और फिर आपका नंबर स्टेगनेंट हो जाएगा। समझ लीजिए आपका नंबर है 1, 1 से 2 बढ़े, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, इस हिसाब से 1000 हो गए। तो ये स्लो ग्रोथ है, लैग फेज है। फिर 1000 से सीधा 2000, 2000 से 4000, 4000 से 8000, 8000 से 16000, 16000 से 32000। अब ये है आपका लॉग, लैग के बाद लॉग यानी ग्रोथ, एक्सेलरेशन। फिर आपका धीरे धीरे नंबर आपका स्टेगनेंट होने लग जाएगा, क्योंकि आसपास इनहिबिटर्स जमा हो जाएंगे और फूड की भी कमी हो जाएगी, तो आसपास जो है ग्रोथ फिर नहीं देखने को मिलेगी। सो दिस इज एस शेप मॉडल, इसको सिग्मॉइड मॉडल कहा जाता है, या इसे लॉजिस्टिक मॉडल कहा जाता है, क्योंकि मोर लॉजिकल है। इनफाइनाइट आपको रिसोर्सेज, अनलिमिटेड रिसोर्सेज आपको कभी नहीं मिलती, इसीलिए लॉजिस्टिक कर्व, जिसको वर्हल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहा जाता है, ज्यादा लॉजिकल है। यहां कहा जाता है कि नेचर की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। ये जो के लिखा है कैरिंग कैपेसिटी, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। मेरे कमरे में 10 लोगों की जगह है तो 11वां बंदा नहीं आ सकता। अगर आगे से दम लगाकर 11वां बंदा आ जाएगा तो पहला बंदा निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। इस कमरे में मैक्सिमम 10 ही लोग रहेंगे। तो एक कैरिंग कैपेसिटी जो है, इसको आप एक्सीड नहीं कर सकते। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है, इट इज नॉट अ गुड मॉडल। यहां पर dn/dt यानी चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी जो था, इट इज इक्वल टू Rn। लेकिन यहां कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लिया गया, तो dn/dt क्या होता है? Rn k-n/k, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट यहां पर लेना पड़ेगा। इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। नेचर एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को एक इलाके में रहने के लिए अलाउ करता है। नेचर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, तो ये लॉजिकल कर्व जो है, एस शेप कर्व जो है, ये ज्यादा बेहतर कर्व है। ठीक है, तो ये जो आर है, इसकी वैल्यू अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए यहां दे रखी है। जैसे 0.015 फॉर नॉर्वे रैट, यानी एक साल में नॉर्वे रैट की जो पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ती है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 1.5%। 0.12 यानी 12% बढ़ती है फॉर फ्लोर बीटल, विच इज अ वेरी 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 गुड नंबर, यानी हर 5-6 साल में इसकी पॉपुलेशन डबल हो सकती है। और ह्यूमन के लिए इट इज अराउंड 2%, यानी हर 100 पे 2 बंदा पैदा होता है। इंडियन पॉपुलेशन में 1981 का ये डेटा है। अब जो है ये पॉपुलेशन का जो ये डेटा है, ऑलमोस्ट इतना ही है ना, 0.02 के आसपास ही है अभी भी करंटली। लेकिन फिर भी हमारी पॉपुलेशन 30 साल में क्या हो सकती है, डबल हो सकती है। हमारा डबलिंग टाइम जो है वो भी अच्छा खासा कम है। 30 साल में हमारी पॉपुलेशन अगर आज 150 करोड़ है तो 300 करोड़ हो सकती है। तो लिमिट जो है वो रीच हो जाएगी एक टाइम के बाद। तो उसके बाद रिसोर्सेज के लिए मारकाट मचना शुरू हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी हो भी चुकी है। जैसे आपने रोजगार देखा है ना, आपने फूड क्राइसिस देखी है, आपने स्पेस क्राइसिस देखी है कि अब जमीन बहुत महंगी हो चुकी है, क्योंकि जमीन है ही इतनी कम। तो जिसको चाहिए दे नीड टू पे अ वेरी गुड प्राइस फॉर दैट पीस ऑफ लैंड। सिमिलरली खाना पीना हल्का सा महंगा हो चुका है। पहले भी धीरे धीरे ग्रेजुअली इन्फ्लेशन के साथ खाना पीना महंगा होता है। अभी भी कई बार बीच में महंगाई पीक हो जाती है। आपने सुना होगा कि कई बार किसी पर्टिकुलर क्रॉप की, किसी पर्टिकुलर वेजिटेबल के प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो गए। वो डिमांड और सप्लाई का गेम भी है उसमें, लेकिन फिर भी चीज़ें कंपैरेटिवली महंगी हो चुकी हैं, राइट, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ रही है।
अब देखिए दोस्त, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, यानी अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म आपस में कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो एक इंटरेक्शन से किसी स्पीसीज का फायदा भी हो सकता है, यानी प्लस भी हो सकते हैं, घाटा भी हो सकता है यानी माइनस भी हो सकते हैं, और जीरो यानी ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नीचे वाली जो दो हैं ये आपको समझा देता हूं, कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म एक ऐसी रिलेशनशिप है जहां एक ऑर्गेनिज्म का तो घाटा हुआ और दूसरे का कोई घाटा कोई फायदा नहीं हुआ, दूसरा न्यूट्रल था। तो समझ लीजिए भैया, आपका पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम नाम का फंगस जिससे पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक निकलती है। तो अगर पेनिसिलियम एंटीबायोटिक बना रहा है और बैक्टीरिया इसके आसपास आ गया, तो बैक्टीरिया तो मर गया, बैक्टीरिया का तो नुकसान हो गया, लेकिन जो पेनिसिलियम है ये न्यूट्रल रहा। भैया मैं तो बनाता ही हूं ना ये केमिकल, मेरे पास बैक्टीरिया आएगा तो भी मैं बनाऊंगा, मेरे पास बैक्टीरिया नहीं आएगा तो भी मैं बनाऊंगा, मेरी तो लाइफ साइकिल का पार्ट है केमिकल बनाना, एंटीबायोटिक बनाना। बैक्टीरिया मेरे पास आकर के मर गया तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो न्यूट्रल हूं। लेकिन बैक्टीरिया तो इस चक्कर में मारा गया ना, तो बैक्टीरिया इज नेगेटिव, लेकिन आपका जो पेनिसिलियम है इट इज न्यूट्रल। सिमिलरली कमेंसलिज्म, इसमें क्या होता है, एक का फायदा हो जाता है, दूसरा न्यूट्रल रहता है, दूसरे को कोई नुकसान नहीं है। समझ लीजिए कोई अरबपति आदमी है भाई, वो किसी को 100 रुपए दे देता है, तो भाई इसका नुकसान थोड़ी हुआ है, 100 रुपए में क्या ही गया है, लेकिन सामने वाले का फायदा हो गया, सामने वाले के लिए लेट से 100 रुपए बहुत बड़ी चीज है, उसका फायदा हो गया। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल क्या है, ऑर्किड जो है ये एज एन एपीफाइट, एपी मतलब ऊपर, फाइट मतलब प्लांट के, तो ऑर्किड जो है मैंगो के प्लांट पे एज एन एपीफाइट सपोर्ट के लिए ग्रो कर जाता है। तो मैंगो का प्लांट तो खड़ा ही है, बच्चे भी तो झूला लगा करके झूलते हैं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इतने बड़े बड़े बच्चे झूलते हैं, तो ऑर्किड से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑर्किड इज न्यूट्रल, लेकिन भैया ऑर्किड का ये मैंगो इज न्यूट्रल, लेकिन ऑर्किड का फायदा हो गया इस चक्कर में, इसको सपोर्ट मिल गया। कैटल एंड एग्रेट, कैटल जो है आपकी गाय भैंसे जो है, इनके आसपास आपको एक सफेद पक्षी देखने को मिलता है जिसको क्या कहते हैं, एग्रेट कहते हैं। तो ये जो एग्रेट है ये इन गाय भैंसों के आसपास क्यों घूमता रहता है, क्योंकि गाय भैंसे जब अपना पैर घास पे रखती हैं तो इंसेक्ट्स जो हैं फ्लश आउट हो जाते हैं और दिखना स्टार्ट हो जाते हैं इस एग्रेट को। तो एग्रेट को जो है इंसेक्ट मिल गए, उसको ज्यादा खोजबीन नहीं करनी पड़ी, उसका काम आसान हो गया, और गाय भैंस तो अपना मस्त खा ही रही है, तो गाय भैंस को यहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एग्रेट को इंसेक्ट ढूंढने में आसानी हो गई, इसका तो फायदा हो गया। सिमिलरली सी एनीमोन एंड क्लाउनफिश, सी एनीमोन ये गुंडा है और क्लाउन फिश ये एक भोला भाला बच्चा है। अब गुंडों में भी दिल होता है मेरे दोस्त, तो ये जो सी एनीमोन है इसके पास एक टेंटेकल होता है, ये सबको मारता रहता है। तो क्लाउन फिश जो है ये जब भी इसको कोई प्रॉब्लम आती है सी एनीमोन के पास जाती है, कहते हैं कि भैया भैया ये मार रहा है मेरे को, छेड़ कर रहा है, तो ये तो वैसे भी गुंडा है ना, ये अपना भैया अस्त्र चला देता है, इससे क्लाउन फिश को रक्षा मिल जाती है, इसका फायदा हो गया। लेकिन सी एनीमोन तो है ही गुंडा, तो इसको कोई दिक्कत नहीं हुई, ये भैया न्यूट्रल ही है, ये तो वैसे भी मारधाड़ करता ही रहता है, इस बार इसने क्लाउन फिश के नाम पे मारधाड़ कर ली तो इसको कोई भी दिक्कत नहीं हुई। दीज आर प्लस जीरो रिलेशनशिप्स। अब देखिए भैया म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म मतलब म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है यहां पर दो ऑर्गेनिजम्स का, तो इसे प्लस प्लस कहा जाता है, दोनों का फायदा है। जैसे भैया आपका लाइकन, तो लाइकन में आपको पता है इट इज अ एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी, एल्गी जो है फंगस को खाना बना कर देगा और फंगस जो है एल्गी को सरफेस एरिया बढ़ा करके देगा, शेल्टर देगा। सिमिलरली माइकोराइजा, माइको का मतलब है फंगस और राइजा का मतलब है रूट ऑफ हायर प्लांट, जैसे कि पाइनस की रूट, तो पाइनस की रूट को प्रोटेक्शन दे रहा है फंगस और सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, और बदले में पाइनस क्या कर रहा है, थोड़ा सा खाना दे रहा है आपका फंगस को, तो दोनों में अच्छा खासा रिलेशनशिप है। तीसरा देखिए पॉलिनेशन फॉर रिवॉर्ड, यानी कि आपका क्या हुआ, पॉलिनेशन करवा रहा है कोई इंसेक्ट और बदले में उसको रिवॉर्ड चाहिए। इंसेक्ट ने कहा कि भाई तेरा पॉलन जो है मैं सही जगह पर पहुंचा दूंगा, बदले में मुझे खाने के लिए कुछ पॉलन चाहिए, या मुझे पीने के लिए कुछ नेक्टर यानी जूस चाहिए, या फिर मुझे अंडे देने के लिए एक सेफ जगह चाहिए, जो भी आप इनमें से चूज करना चाहो आप कर सकते हो। तो रिवॉर्ड के चक्कर में पॉलिनेशन करा देते हैं इंसेक्ट, तो प्लांट का फायदा क्या हुआ, उसकी पॉलिनेशन हो गई, इंसेक्ट को रिवॉर्ड मिल गया। सेक्सुअल डिसीट बाय ओफाइरिस, जो कि एक ऑर्किड है, तो यूजुअली क्या होता है, ये जो ऑर्किड है ओफाइरिस, इसके फूल की एक जो पेटल है ये बी से मिलती है, फीमेल बी जैसी होती है, तो मेल बी जो है ये इसे फीमेल बी समझकर ओफाइरिस के ऊपर सूडो कॉपुलेशन करने लगता है, इसके साथ एक सूडो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने लगता है, और इसी चक्कर में क्या होता है, फूल से कुछ पॉलन आकर के इस मेल बी के ऊपर झड़ जाते हैं, तो मेल बी पॉलिनेशन करवा देता है इस ओफाइरिस की, और ओफाइरिस जो है ना, इसका पॉलिनेशन हो गया, मेल भी जो है इसको सूडो कॉपुलेशन करने का मौका मिल गया। तो सेक्सुअल डिसीट जो है इसमें भी बेसिकली एक फॉल्स सेक्सुअल प्लेजर दिया जाता है एज अ रिवॉर्ड।
तो ये हो गया आपका म्यूचुअलिज्म। फिर आते हैं हम कंपटीशन के ऊपर। कंपटीशन जो है मेरे दोस्त, इसमें दोनों का ही नुकसान होता है, क्योंकि दोनों सेम रिसोर्स के लिए अगर कंपीट करेंगे तो दिक्कत तो होगी, राइट। तो कंपटीशन में दोनों का नुकसान है। तो यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मिलते जुलते हैं वो सेम रिसोर्सेज के लिए कंपीट करेंगे और लिमिटेड रिसोर्स होनी चाहिए। जैसे कि अगर एक ही रोटी है तो दो ऐसे लोग जो रोटी खाते हैं वो उस एक रोटी के लिए लड़ाई करेंगे और उनमें से एक जीत जाएगा, एक हार जाएगा। लेकिन ये सारी बातें गलत है। पहले साइंटिस्ट ने यह कहा कि फ्लेमिंगो जो कि एक बर्ड है और फिश जो कि एक मछली है, ये दोनों जू प्लैंकटन के लिए लड़ते हैं। तो पहली बात यह गलत हो गई कि जरूरी नहीं है कि रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स आपस में कंपीट करें। ये मछली और जो बर्ड है ये रिलेटेड तो है नहीं, फिर भी सेम चीज के लिए मारामारी कर रहे हैं। तो पहली चीज तो यह कि अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स भी एक ही चीज के लिए मारामारी कर सकते हैं। दूसरा कि जरूरी नहीं कि वो चीज लिमिटेड हो, अनलिमिटेड चीज है तो भी मारामारी हो सकती है। जैसे अबिंगडन टॉर्टॉइज और गोट की लड़ाई। तो गैलापागोस आइलैंड पे अबिंगडन टॉर्टॉइज रहते थे। ये टॉर्टॉइज घास खाते रहते थे धीरे धीरे घूम घूम के, और इनके पास खूब घास थी। लेकिन जैसे ही गोट आई उस ग्रासलैंड में, कुछ इंट्रोड्यूस किया गया गोट्स को, तो वो बहुत तेजी से घास खाने लगी घूम घूम कर। ऑब्वियसली दे आर फास्टर देन टॉर्टॉइज। तो टॉर्टॉइज उनको देखकर ही डिप्रेशन में चले गए, अरे भैया ये तो बहुत घास खा रही है, ये तो सारी घास खा जाएगी। पर इतनी घास थी कि जन्मों जन्मों तक खत्म नहीं होती। लेकिन फिर भी अबिंगडन टॉर्टॉइज डिप्रेशन में आकर के खुद को खत्म कर बैठे। तो जरूरी नहीं कि आपकी लिमिटेड रिसोर्सेज हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो भी आपका यहां पर कंपटीशन हो सकता है। तो यहां पर कॉर्नेल नाम के एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने कॉम्पिटिटिव रिलीज का प्रिंसिपल दिया। कॉम्पिटिटिव रिलीज मतलब कंपटीशन ही रिलीज हो गया है, चला गया है। समझ लीजिए जैसे हम स्कूल्स में पढ़ते थे, है ना, केंद्र विद्यालय में, तो वहां पे क्या होता था कि हमारे पिताजी लोगों की पोस्टिंग्स आती रहती थी। 1-2 साल किसी केवी में पढ़े, फिर दोबारा दूसरे स्कूल में जाना है, तीसरे स्कूल में जाना है, एंड सो ऑन। जहां जहां पापा की पोस्टिंग आएगी हम लोग भी पीछे पीछे घूमते थे। तो समझ लीजिए मैं क्लास में फर्स्ट आ रहा हूं और मेरी पोस्टिंग आ गई, मैं किसी दूसरे इलाके में जा रहा हूं। तो अब भैया क्लास में जो सेकंड आने वाला बच्चा है उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, उसकी तो मौज हो गई। अब वो उतनी ही मेहनत करके फर्स्ट आएगा, क्योंकि जो पहले फर्स्ट आता था वो तो चला गया। तो सिमिलरली अगर आप एक इलाके से जो मोर कॉम्पिटिटिव स्पीसीज है इसको रिलीज करा दें, तो जो सेकंड नंबर पे आती थी वो फर्स्ट पे आ जाएगी, वो फर्स्ट वाले की जगह ले लेगी। तो यहां पर बर्नैकल बेलेनस और बर्नैकल कैथेमेलस का एग्जांपल लिया था कॉर्नेल साहब ने कि बर्नैकल बेलेनस जो कि शक्तिशाली था, जब इसको हटाया इन्होंने तो बर्नैकल कैथेमेलस जो कि सेकंड आता था, इसने बर्नैकल बेलेनस की जगह ले ली। यानी कि जो सेकंड आता था वो फर्स्ट आने लगा, क्योंकि इसका कंपटीशन ही रिलीज हो गया है, फर्स्ट पोजीशन वाला ही रिलीज हो गया है। गॉस साहब ने एक और बात कही, इन्होंने कहा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मतलब कंपटीशन को एक्सक्लूड ही कर दो, उसे भगा ही दो। तो गॉस साहब ने कहा जब दो रिलेटेड स्पीसीज लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए मारामारी करती हैं तो एक जीत जाती है स्पीसीज, दूसरी हार जाती है। टाइम के साथ ही हारने वाली स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, दुनिया पे से गायब हो जाती है। पर यह बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं दो स्पीसीज रिलेटेड हों तभी सेम चीज के लिए मार काट मचाएं। जू प्लैंकटन के लिए मछली और पक्षी दोनों मार काट मचा रहे हैं। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि रिसोर्सेज लिमिटेड हो, अनलिमिटेड रिसोर्स में भी कंपटीशन हो सकता है। और तीसरा रीजन यह है कि जरूरी नहीं कि भैया एक्सटिंक्शन हो, एक्सक्लूजन हो। ये क्या करते हैं, ये रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लेते हैं। जैसे मैक आर्दूर साहब ने वार्बलर्स का एग्जांपल लिया। 5 पक्षी थे अलग अलग दिखने वाले, एक ही स्पीसीज के थे, तो इन्हें वार्बलर्स कहा गया कि थोड़ी सी डिफरेंट स्पीसीज थी वार्बलर्स की, एक ही पेड़ पे रहती थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एक दूसरे को एक्सटिंक्ट नहीं होने देंगे। एक काम करते हैं, कोई वार्बलर पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा खा लेगा, कोई वार्बलर बीच वाला, कोई वार्बलर नीचे वाला, कोई वार्बलर फ्रूट खा लेगा, कोई सीड खा लेगा, कोई नीचे पड़ा हुआ डेब्रिस खा लेगा, कोई इंसेक्ट खा लेगा। और हम अलग अलग टाइम पर भी खाना खा सकते हैं, कोई सुबह खा लेगा, कोई दोपहर को, कोई शाम को, सबको खाना मिल जाएगा, कोई कंपटीशन भी नहीं होगा। और हम लोग क्या करेंगे, रिसोर्स को पार्टीशन कर लेंगे, बांट लेंगे, बंटवारा इस तरीके से करेंगे कि कोई भी मरे ना। इसे रिसोर्स पार्टीशनिंग कहा जाता है। तो जो गॉस साहब का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था ये गलत था, क्योंकि सेम रिसोर्स के लिए अनरिलेटेड एनिमल्स भी लड़ाई कर सकते हैं। दूसरा, जरूरी नहीं रिसोर्सेज लिमिटेड हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो भी कंपटीशन हो सकता है। और तीसरा, जरूरी नहीं एक्सटिंक्शन हो, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि आसपास के इंडिविजुअल्स जिंदा रहें। तो यहां पर मैक आर्दूर साहब के जो वार्बलर के एग्जांपल्स थे बहुत ज्यादा प्रिडोमिनेटिंग हो जाते हैं, राइट। रिसोर्स पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट यहां पर लग जाता है। फिर आता है भैया आपका प्रिडेशन का कॉन्सेप्ट। प्रिडेशन यानी शिकार करना। तो शिकार जो है
ये कब होगा? जब आपके पास एक शिकारी होगा और एक शिकार होगा, यानी एक प्रेडेटर होगा जिसका फायदा हो जाएगा, इसको खाना मिल जाएगा, दूसरी होगी प्रे जिसकी जान निकल जाएगी, जिसकी मौत हो जाएगी। तो यहां पर मेरे दोस्त ये जो प्रेडेशन है एनर्जी कंड्यूइट का काम करते हैं। एनर्जी कंड्यूइट यानी एनर्जी कंडक्शन का काम करते हैं। प्लांट में जो एनर्जी है वो प्लांट को जब मैंने खाया तो वो एनर्जी मुझ में आ गई, मुझको शेर खा गया तो वो एनर्जी शेर में चली गई। तो प्रेडेशन से एनर्जी ट्रांसफर होती है। दूसरा पॉपुलेशन चेक होता है, क्योंकि ये जो प्रेडेटर है ये प्रूडेंट होते हैं, यानी ये ऑर्गेनिज्म को ग्रो भी करने देते हैं। एक शेर जो है अपने सारे शिकारों को एक दिन में नहीं खाता, उनको बच्चे पैदा करने देता है, उनको खुशहाल जिंदगी बिताने देता है, उनमें से थोड़े थोड़े इंडिविजुअल्स को खाता रहता है। तो द प्रेडेटर इज वेरी स्मार्ट, इट इज प्रूडेंट, सबको एक साथ खत्म नहीं करेगा, जब उसको जरूरत होगी तो एक एक इंडिविजुअल को उठा करके ले आएगा। तो पॉपुलेशन पे चेक लगाता है ये, एक लिमिट से ज्यादा प्रे की पॉपुलेशन को नहीं बढ़ने देता, खा खा कर उसको बैलेंस करता रहता है। और डाइवर्सिटी को भी बढ़ाता है। सर डाइवर्सिटी को बढ़ाता है, ये क्या बात हुई? डाइवर्सिटी को इसलिए बढ़ाता है क्योंकि समझ लीजिए जो प्रेडेटर है, जो शिकारी है, ये अगर प्रे को नहीं खा रहा है ना, थोड़ा हटा दिया इस प्रेडेटर को, तो ये प्रे जो है ये आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगी। जैसे अगर हमारे मम्मी पापा मार्केट चले गए तो पीछे देखो तो किसी की भाई की आंख फूटी हुई है ना, कोई बेड से गिर गया, कोई सर पकड़ के रो रहा है ना, किसी की चोटी खींच दी। हम तो भाई बहन सब ऐसे ही करते थे। तो मेरे भाई उल्टा प्रेडेटर जरूरी है, सामने डर होना चाहिए भाई माँ बाप का, तब जाकर बच्चे कंट्रोल में रहेंगे, अदरवाइज वो खुद में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे। तो एक स्टारफिश थी जिसको कहा पिजास्टर स्टारफिश, ये जो है अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में पाई जाती थी एज अ प्रेडेटर। तो जब इस पिजास्टर स्टारफिश को हटाया गया, इस प्रेडेटर को हटाया गया, तो नीचे की जो इनवर्टिब्रेट की छोटी छोटी स्पीसीज थी ये लड़ लड़ के एक साल में मर गई, 10 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, खुद में ही लड़ लड़ के, खुद ही कंपटीशन कर करके। तो इसीलिए डर होना, खौफ होना जरूरी है। यहां पर पॉपुलेशन चेक की जब बात आती है तो 1920 में ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया गया। प्रिकली पियर कैक्टस, नाम क्या है? प्रिकली पियर, प्यारा प्यारा, पीपी। तो ऐसा कैक्टस जिसपे पिंक कलर का एक फूल लगा हुआ था, ये प्रिकली पियर कैक्टस था। तो प्यारा था दिखने में, तो ऑस्ट्रेलिया में बोले कि यार खाली जमीन में उगा देते हैं, इसको सुंदर लगेगा। लेकिन भैया ये जो प्रिकली पियर कैक्टस है, अब इसका प्रेडेटर तो हमारे पास है नहीं, ये फैल गया, हेक्टेयर्स में फैल गया, पूरे ऑस्ट्रेलिया को घेर दिया। तो इसको खाने वाला कैक्टोब्लास्टिस नाम का मोथ हमको लाना पड़ा बाद में, जिसने खा खाकर इस कैक्टस को खत्म किया। तो एक लिमिट तक चीज अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा फैल जाए तो दिक्कत कॉज करती है। तो अपने प्रेडेटर से, अपने शिकारी से खुद का शिकार होने से रोकने के लिए ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रकार के जुगाड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब बैकग्राउंड के साथ छुप जाना। तो कई सारे ऐसे फ्रॉग हैं, कई सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो अपने बैकग्राउंड में छुप जाते हैं, तो दिखाई ही नहीं देते अपने प्रेडेटर को। मोनार्क जो बटरफ्लाई है ये बहुत डिस्टेस्टफुल हो जाती है और बहुत स्मेली हो जाती है। ये क्या करती है? पॉइजनस वीड पे ग्रो करती है मोनार्क बटरफ्लाई अपने कैटरपिलर स्टेज में, और उसको खा खाकर, पॉइजनस वीड को खा खाकर अपने अंदर जहर जमा कर लेती है, थोड़ा थोड़ा खाती है। तो लोग इसको खाने से बचते हैं कि यार इस जहर के कौन ही मुंह लगे, एक तो इसमें से बदबू आ रही है, इसका टेस्ट इतना गंदा, और ऊपर से अंदर भी जहर, कोई नहीं खाएगा। तो मोनार्क बटरफ्लाई ने अपने आप को बचा लिया। थॉर्न्स, कई सारे ऑर्गेनिज्म है जिनमें कांटे लगे रहते हैं, जैसे कैक्टस की बात करी थी हमने, है ना। ग्लाइकोसाइड्स, जो आपका आंकड़ा है कैलोट्रोपिस, इसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। तो अगर खाली जमीन में, बंजर जमीन में आंकड़ा एक जगह पर उगा हुआ है, तो भी किसी की मजाल नहीं है गाय भैंस की कि उस आंकड़े को जाकर खा ले, उस कैलोट्रोपिस को जाकर के खा ले, क्योंकि उसको खाते ही ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंटर कर जाएंगे, एनिमल को हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है। तो इससे बचने की कोशिश करते हैं लोग। देन आपका आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म जो है इसमें भी दो लोग हैं। एक तो पैरासाइट जो मेरी बॉडी में आकर फ्री में न्यूट्रिशन सक कर रहा है, फ्री में न्यूट्रिशन चूस रहा है। एक्टोपैरासाइट यानी मेरी बॉडी के बाहर चिपक गया और खून चूस रहा है। और एंडोपैरासाइट यानी मेरी बॉडी में एंटर कर गया और फिर मेरी बॉडी से न्यूट्रिशन चूस रहा है। उसका तो फायदा है, उसको तो न्यूट्रिशन मिल रहा है, पर मेरी बॉडी में आकर के वो मुझ में बीमारियां भी कॉज कर रहा है, तो मेरा नुकसान है ना भैया। तो प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में प्लस माइनस रिलेशनशिप होती है। तो यहां पर को इवोल्यूशन जरूरी है, यानी मेरी बॉडी के अंदर अगर कोई पैरासाइट आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि मैं अगली बार आए तो इसकी बैंड बजा दूं, और पैरासाइट भी सोच के आया होगा कि भाई इसने कोई ना कोई हथियार बना लिया होगा मेरे लिए, अगली बार मैं उस हथियार के लिए काउंटर लेकर के जाऊं, पर इसकी बॉडी में तो घुस के रहूंगा। तो पैरासाइट को मेरी बॉडी में घुसना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए, वरना वो जी नहीं पाएगा। तो वो भी इवॉल्व करता है और नए नए हथियार बना करके लाता है। अगर मेरी बॉडी के अंदर पैरासाइट आ गया तो एंडोपैरासाइट, बाहर चिपका हुआ है तो एक्टोपैरासाइट। एक स्पेशल केस यहां देखने को मिलता है ब्रूड पैरासिटिज्म, ममता का बंटवारा इसे कह सकते हैं। तो ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है? जो कोयल है वो कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है अपना,
और इस प्रकार का अंडा देती है कि कौवा समझ ही ना पाए कि ये अंडा मेरा है या किसी और का है। एकदम सेम पैटर्न का, सेम साइज का, सेम कलर का अंडा। जैसे ही सारे अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं तो कोयल अपना बच्चा उठाकर चल देती है और कौवे के बच्चों को लात मार के नीचे गिरा देती है घोंसले से। तो कौवा जो है उसको नुकसान हो गया है, फीलिंग का नुकसान हो गया है कि भैया मेरे बच्चे जो हैं वो भी मर गए और मैंने जिसको पाला था वो भी चला गया है। तो ब्रूड पैरासिटिज्म मतलब यहाँ पर जो है घोंसले में अंडा दे करके और बेसिकली अपना बच्चा पैदा करवाया जाता है। पैदा तो क्या कराया जाता है, मतलब बेसिकली मैच्योर करवाया जाता है, अंडे की हैचिंग कराई जाती है विद द हेल्प ऑफ अ होस्ट। तो पैरासाइट क्या करता है, होस्ट के नेस्ट में अंडा दे देता है। ये बताइए आपका 2.5 पेज का पूरा कार्यक्रम था जो आपको आई होप समझ में आया होगा। सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स यहां पर कवर हो चुके हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर फ्रूटफुल लेक्चर। जब आप इसको एग्जामिनेशन से पहले देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्या बवाल बना है। तो बहुत कम टाइम में बहुत प्यारे तरीके से आपका ये माइंड मैप क्रैक हुआ है। अब अगले सेशन में हम लोग एक और चैप्टर जो है उसकी डिस्कशन करेंगे, इकोसिस्टम की, एंड देन बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन की भी हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे, जिसके बाद हमारे लगभग सारे के सारे टॉपिक्स क्रैक हो चुके होंगे। तो लॉट्स ऑफ लव। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस सेशन को देख के। इफ यस तो एक बार तारा रारा इन द कमेंट सेक्शन या फिर वीपू सरोप इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, जिससे कि मुझ में और एनर्जी भर सके और मैं आपके लिए और कमाल का शानदार कंटेंट बना सकूं और लेकर आ सकूं, जिससे आप लोगों को भी बहुत मजा आ सके और आपकी पढ़ाई काफी हद तक आसान बन सके। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।